चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग टैली में 1 महीने की एंट्री की है, तो 1 महीने की एंट्री लगभग जो है लाइन बाय लाइन हम आपको बताए हैं। बिल कैसे कटेगा, कैसे लेजर बनेगा, कैसे स्टॉक क्रिएट करेंगे, कैसे आइटम उसमें इनबिल्ट होगा, कैसे यूनिट क्रिएशन आपने किया। तो एक छोटा मोटा आप छोटा सा यानी उसको कहा जाए कि 1% में आपने बिल काटने के लिए सीखा है। टैली एक विस्तृत पढ़ने वाली चीज़ है और इसके लिए एटलीस्ट जो है 1 ईयर प्लस चाहिए समय, क्योंकि ये पूरे संपूर्ण कॉमर्स को आप एक छोटे से जगह पर उसको लिमिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके लिमिट से बाहर है, लेकिन फिर भी जितना हो सकता था हमने आपको बहुत सारे वीडियोज़ में बताया। अब यहाँ से जो जैसे हमने परचेज किया तो यूँ ही परचेज कर लिया, लेकिन क्या जब हम व्यापार करेंगे बिना टैक्सेशन का व्यापार कर सकते हैं क्या? ठीक है ना। तो टैक्सेशन लगेगी कि हमने 20,000 का सामान खरीदा और अगर हम लीगल तरीके से जाते हैं तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा सरकार को, है ना। अभी आपके भारत में या हमारे भारत में किस तरह का टैक्स है? जीएसटी लागू किया गया है, लेकिन जीएसटी के पहले क्या था? तो कम से कम जब आगे के पीढ़ी को समझते हैं तो थोड़ी बहुत जो हमको पीछे भी जानी पड़ती है। यहाँ पर देखिए वैट और आपका जीएसटी लगा हुआ है। तो वैट का अर्थ क्या हुआ? वैट स्टैंड्स फॉर वैल्यू एडेड टैक्स, ऑल्दो नाउ इट इज़ आउट ऑफ मार्केट। मतलब इसका यूज हम नहीं करते हैं। इंस्टीड ऑफ इट वी यूज जीएसटी अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स मेथड्स आर, अब यहाँ कहा जाता है मेथड्स आर सेम फॉर बोथ ऑफ दैम बट इन जीएसटी वी हैव टू ऐड सम एक्स्ट्रा फीचर्स, ठीक है ना। लगाने का मेथड वैसे ही है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स है। तो यहाँ पर देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स यूज्ड इन वैट। एक है इनपुट वैट और एक है आउटपुट वैट जैसे लगाते। तो उसी प्रकार से हम जैसे वैट लगाते थे तो इनपुट वैट में क्या होता था? तो इनपुट वैट इज अप्लाइड व्हेन बिजनेस मैन परचेजेज समथिंग। जब कोई भी बिजनेसमैन किसी चीज़ को परचेज करता था, खरीदता था, तो इनपुट वैट लगाता था। और आउटपुट वैट कब लगता था? इट इज़ यूज्ड व्हेन अ बिजनेसमैन सेल्स समथिंग, जब उसको सेल करता है, ठीक है ना, लीगली आप जब सेल करते हैं। इन टैली ईआरपी वी गॉट सम स्लैब्स ऑफ वैट परसेंटेज लाइक 1%, 4%, 12.5% एट्सेट्रा। इस तरह का स्लैब बना हुआ है, ठीक है ना। जब आप इसको प्रोफेशनल परचेज करते हैं या करते थे उस समय, तो आप जिस प्रकार का वैट लगाना चाहते थे वैसा परसेंटेज आपको इंजीनियर बना करके उसको देता था, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी इसके हिस्ट्री के बारे में चलेंगे कि वैट की हिस्ट्री क्या थी, कैसे इसको विश्व स्तर पर लागू किया गया था। तो वैट का विचार 1950 के दशक में आया था। इसे सबसे पहले जर्मनी और फ्रांस में लागू किया गया था। धीरे धीरे यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अन्य देशों में इसे लागू किया गया या उन्होंने इसको अपनाया। आज दुनिया के 160 प्लस देश वैट प्रणाली या जीएसटी के समान वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। भारत में 1970 से ही शुरुआत की चर्चा की गई थी। 1970 के दशक में भारत सरकार ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सुधारने की योजना बनाई, परंतु राज्यों की अलग अलग टैक्स पॉलिसी और विरोध के कारण तुरंत लागू नहीं हो पाया। 1986 में मोड वैट मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स की शुरुआत केंद्रीय उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी के रूप में हुई। इसका उद्देश्य टैक्स ऑन टैक्स कास्केडिंग इफेक्ट को खत्म करना था। 1999 में एम्पावर्ड कमेटी का गठन हुआ। राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक समिति बनाएगी जिसका उद्देश्य भारत में वैट लागू का ढांचा तैयार करना था, और यहाँ पर 2005 में वैट लागू हुआ था, ठीक है। ये हमको थोड़ी बहुत इसलिए जानकारी चाहिए कि जब आप कहीं इंटरव्यूज़ में जाते हैं तो आपसे प्रश्न कर सकता है कि जीएसटी के पहले वैट था, तो वैट क्या था,
तो थोड़ी बहुत जानकारी आप यहाँ से ले लीजिए। तो वैट कब लागू हुआ भारत में? 2005 में। 1 अप्रैल 2005 को भारत के अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैट लागू किया गया। यह राज्य स्तर का कर था और केवल गुड्स यानी सामान की बिक्री पर लगता था, सेवाओं पर नहीं। हर राज्य अपनी वैट दर तय करता था, जैसे 1%, 5%, 12.5, 14.5 इत्यादि। फिर है इसके बाद आया 17 में, 17 की पारी जो हम लोग आगे जो हमारे भारत में चल रही है वो प्रणाली आई जिसको हम बोलते हैं जीएसटी। 1 जुलाई 2017 मतलब 2005 का जो सफ़र था वैट का वो 1 जुलाई 2017 को संपन्न हो गई, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू हो गया। इससे वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ऑकट्राई, एंट्री टैक्स आदि सभी टैक्स को ख़त्म कर दिया गया और एकीकृत टैक्स सिस्टम लाया गया। अब यहाँ पर क्या निष्कर्ष आया कि वैट दुनिया में 1950 से भारत में 2005 के बीच में चला। इसका उद्देश्य टैक्स ऑन टैक्स को ख़त्म करना और टैक्स प्रणाली को पारदर्शी बनाना था। हालांकि भारत में वैट सिर्फ सामान पर लगता था, सेवाओं पर नहीं, मतलब सर्विस पर नहीं लगता था, परचेज पर ज़्यादा लगता था, आइटम परचेज पर। बाद में इसे जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया, जो और भी सरल और एकरूप प्रणाली अभी ये लागू है। अब ये जीएसटी का हिस्ट्री क्या है विश्व स्तर पर? सबसे पहले 1954 में फ्रांस ने जीएसटी लागू किया। अब देखिए यहाँ इसका भी थोड़ा सा इतिहास है। धीरे धीरे यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अन्य देशों ने इस प्रणाली को अपनाया। आज दुनिया के 160 प्लस देश जीएसटी या वैट जैसी वही सेम चीज़ है, ठीक है ना, यानी टैक्स का कोई ना कोई रूप उनके पास है, ठीक है ना। तो ये वही चीज़ है। ये हम लोग यहाँ पर 2000 से इसकी शुरुआत यानी इसका चर्चा किया गया। भारत में जीएसटी का विचार अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय में आया था कि ये जीएसटी वैट को ख़त्म करके, वैट ठीक नहीं है, उसके एवज में हमको जीएसटी लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है तो इसको ज़्यादा हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को जानना था कि जीएसटी कब आई। तो हमको ये वाला सिर्फ अब ध्यान रखना है कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। रात 12 बजे संसद भवन में ऐतिहासिक समारोह में जीएसटी लागू किया गया। इसे कहा गया 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो स्टेटमेंट था, ठीक है, और जीएसटी का विचार, लेकिन विचार 2000 से ही शुरू हुआ था, यानी विचार आया था, लेकिन वैट चल रहा था 2000 से, और 17 साल के बाद 2017 में लागू हुआ, ठीक है ना। तो इसको ज़्यादा हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग यहाँ पर छटाई करके जो जो आपकी ज़रूरत है, ठीक है ना। 2005 से 2017 तक टेली ईआरपी में मुख्य रूप से वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सीएसटी, सेंट्रल सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स जैसे टैक्स का रिकॉर्ड रखा जाता था। प्रत्येक राज्य की वैट दरें अलग अलग होती थी, इसलिए टेली में अलग अलग वैट लेजर्स फॉर्म्स बनाने पड़ते थे। सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और एंट्री टैक्स जैसी जटिल सेटिंग्स को भी अलग सक्षम करना पड़ता था। व्यापारी को कई अलग अलग रिटर्न भरने पड़ते थे, वैट रिटर्न, सर्विस टैक्स रिटर्न, एक्साइज रिटर्न इत्यादि। ये ज़्यादा और पेचीदा था। 2017 में जीएसटी का आगमन और टेली में बदलाव क्या हो गया, तो ये 1 जुलाई 2017 से आया। इसी के साथ टेली ईआरपी 9 रिलीज 6 ने जारी, यानी पहला जो जीएसटी आया था, अभी हम लोग 9.1 पढ़ रहे हैं, जो उसके पीछे वाला वर्जन है। लेकिन टेली जो जीएसटी जो है ईआरपी 9.6 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। अब जो है इसका यूज यहाँ पर अब टेली में जीएसटी सक्षम करने का विकल्प मिला। इनेबल जीएसटी इन स्टैच्यूटरी फीचर्स वगैरह आया, जिसको हम इसको एक्टिव कर सकते थे। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे? जो अभी सबसे लेटेस्ट वर्जन है टेली प्राइम, उसका अलग अलग सेटिंग बना हुआ था। हम यहाँ पर एजुकेशनल वर्जन डालेंगे, उसमें आप कंपनी क्रिएट करके थोड़ा बहुत, चूँकि इसको प्रोफेशनल वे से हम नहीं डाल सकते हैं, चूँकि टेली बिना परचेज किए ये एक तरह का क्राइम भी है। टेली जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बिजनेस को इफेक्ट करता है, और उसमें सीधा है कि आप परचेज कीजिए तभी इसको आप यूज कर सकते हैं।
ठीक है ना। पढ़ने के लिए एजुकेशनल में कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल वे से उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे हम देखते हैं आगे कि क्या अब कैसे इसको हम लोग आगे करेंगे। तो हम चलते हैं हम लोग अपने हिसाब पर टैली को खोलते हैं और हम कैसे इसमें जीएसटी अप्लाई करेंगे, आज हम लोगों का यही मुद्दा होगा। लेकिन पुराने हिसाब को पहले एक्टिव करेंगे। ये सिर्फ छोटा सा एक ट्रेलर था, आप और इसका रिसर्च कर करके आप जीएसटी के बारे में खुद से सीखिए, ठीक है। हर चीज़ टीचर नहीं बता सकता है, कुछ ज्ञान अपने आप में ज़्यादा बेहतर होती है, ठीक है। तो हम आगे टैली को खोलते हैं। टैली को हम यहाँ पर खोले जैसे खोल रहे थे। अब देखिए इसमें आपको करना क्या क्या होगा। सबसे पहले आप जैसे खोल रहे हैं वैसे ही आप यहाँ पर खोलिए। अब ये टैली आपका उतार पर है, मतलब आप जीएसटी लगाना सीखेंगे तो आपका जो इंट्रो टैली है समाप्त हो जाए। ये इंट्रो टैली है, हिसाब प्रोफेशनल तरह से ही आपको लग रहा है, लेकिन फिर भी इंट्रो टैली है। अगर आपकी इंटरेस्ट जागृत हुई तो आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं, प्रोफेशनल वे से पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको टैली की जो हिसाब आती है उसको लाइन बाय लाइन बनाना पड़ता है। आप मैथ पढ़ लिए तो मैथ में फार्मूला सीखे और लगभग मुख्य चैप्टर से फार्मूला सीख लिए तो गणितज्ञ नहीं हो गए। गणित सीखने के लिए आपको उस फार्मूले का प्रयोग भिन्न भिन्न हिसाबों में कहाँ कहाँ कैसे लगेगा, हिसाब पढ़ना है, उसके हिसाब से बनाना है। ये नहीं कि एक एक लाइन टीचर बताते जा रहे हैं तब आप बना रहे हैं, तब आपको टैली नहीं आती, ठीक है ना। जैसे आपके सामने एक हिसाब हम क्रिएट करते हैं, वो हिसाब को बनाते हैं। तो अगर आपके सामने कुछ ऐसे हिसाब दे दिया जाए बिना मेरी मदद का, अब आप आगे चलेंगे, हम पीछे से चलेंगे, आप पहले बना के बैठेंगे, ठीक है। और उसमें त्रुटि भी रहेगी, गलती भी होगी, और ये नहीं सोचिएगा कि हम एक बार में बनाएंगे तो सही ही निकलेगा। आपको कई बार उसको फेरबदल करके सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो टैली में यहाँ तक हम पहुँचते हैं। यहाँ पर सबसे पहले F11 यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर देखिए एक नीचे जो है स्टैट्यूटरी टैक्सेशन है, दिख रहा है तीसरे नंबर पर। अकाउंटिंग फीचर अगर करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आता है, जिसमें हम क्या क्या ऑन किए थे, कॉस्ट सेंटर ऑन किए थे इसमें, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम नीचे आते हैं तो इन्वेंटिव फीचर्स आती है। मतलब यहाँ से भी हम तीनों जगह जा सकते हैं। यहाँ पर जो हम F11 किए, यहाँ पर ये पीली वाली आई, दूसरी इन्वेंट्री फीचर्स पर जाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गई, और तीसरे पर जाते हैं तो यहाँ पर स्टैट्यूटरी ये वाला ऑप्शन आता है, ठीक है। लेकिन क्या हम एक में यहाँ पर आते हैं, क्या तीनों जगह हम जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। यहाँ पर F2 करेंगे तो इन्वेंटिव में चले जाएंगे, और F3 करेंगे तो स्टैट्यूटरी में चले जाएंगे, ठीक है। ये आपका है। यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले इनेबल करना होगा वैल्यू एडेड टैक्स को। नीचे आकर के ये देखिए, नीचे आकर के इनेबल वैट जो लिखा हुआ है इसको यस करना है। यस करेंगे, इसके नीचे भी यस करेंगे, ठीक है। और ये जैसे है ये इस तरह से, इसको कुछ नहीं करना है, इसको रेगुलर वेज में करना है। जो बहुत करोड़ों का व्यवसाय आता है तब हम लोग आगे वाला कंपोजिट या इसको करते हैं। अभी नॉर्मल जो कर रहे हैं हम लोग रेगुलर में ही रहेंगे, और बाकी जैसे है वैसे करके हम यहाँ पर आप वैट डिटेल्स वगैरह डाल सकते हैं, नहीं है तो इसको अभी हम छोड़ के निकल जाएंगे। ये यहाँ पर मेरा वैट अप्लाइड हो गया, ठीक है ना। ये कहाँ पर शो करेगा, जब हम सेल परचेज करेंगे तो वहाँ पर ये शो करेगा, ठीक है ना, वहाँ पर ये शो करेगा। तो अभी हम सिर्फ ऑन करने आपको सिखाए हैं, तो कैसे किए थे एक बार फिर से आते हैं। गेटवे ऑफ टैली पर आए, F11 प्रेस किए,
F11, यहाँ से कोई भी आप खोल लेते हैं तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। F3 करेंगे तो वैल्यू एडेड पर चलेगा और यहाँ आकर के नीचे आपको इसको यस करना है, ठीक है, इसको यस करना है। ये काम इसका हो गया। अब चलेंगे हम हिसाब पर कि हिसाब में क्या क्या हुआ है। ये देखिए यहाँ तक हम क्लोज किए थे। अब आएंगे ट्रांजैक्शन, कुछ हिसाब अभी देंगे और वैट कैसे अप्लाई होगा नेक्स्ट वाले वीडियो में आएगा, ठीक है। हम आज क्या है इसके बारे में बताएं। ट्रांजैक्शन, मई 2022 ये हम लोग एंट्री कर रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग यहाँ पर आएंगे, ठीक है। ये महीना क्लोज हो गया, हम लोग क्लोज करके आगे बढ़े। पहली एंट्री है एसके इंटरप्राइजेज, पेड रुपीज़। अब ये कितना महीना गछा था रुपीज़, ये देखिए रूम रेंट जो देगा कितने महीने का गछा था। शुरू में चलते हैं, अब ये सब याद रखना पड़ेगा। एग्रीमेंट 10,000 पर मंथ दिया हुआ है, हम बीच में ऐड किए थे, ठीक है ना। 1.5 लाख रुपया एडवांस दिया और 10,000 रुपया पर मंथ देने का करार किया। तो ये 1 महीना लग गया, इसका बिजनेस आगे बढ़ा। 1 तारीख से कर रहा है तो 1 तारीख को इसका महीना लगा। ये सबसे पहले रूम रेंट अब दे रहे हैं, यानी शॉप रेंट दे रहे हैं ₹10,000 बाय बैंक, फॉर शॉप रेंट ऑन 1st। महीना बदल गया, ठीक है। ये एंट्री आई। तो कैसे इसको एंट्री करेंगे, ये छोड़ दें, खाली हिसाब दे दें। आप लोग दिमाग लगा सकते हैं कैसे होगा। होना तो वही चाहिए। अगर आप हमको छोड़ के कहीं पढ़ते तो होना इसी तरह चाहिए कि छात्र को अपने से अब दिमाग लगाने दिया जाए कि पेड कर रहे हैं पैसा, किसके लिए पेड कर रहे हैं, शॉप रेंट के लिए। तो पैसा आपका किस में जाएगा, पैसा किस मुद्दे से दिए, है ना। ये आगे की एंट्री आपको अपना सोचना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में F2 करके 1.5, देखिए 1.5 अब आ गया, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, DR क्या हो रहा है, पैसा आपका जा रहा है किस में, शॉप रेंट में जा रहा है। तो शॉप रेंट है यहाँ पर, या रूम रेंट, जो भी आप नाम डालिए। तो शॉप रेंट हम रखते हैं, नहीं है क्या करेंगे, RC। शॉप रेंट आपके लिए क्या है, शॉप रेंट एक्सपेंसेस है आपके लिए। किस तरह का एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट। ये सब समझ रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ देखिए वैल्यू एडेड टैक्स यहाँ पर दिखाने लगा, क्योंकि अप्लाई कर दिए हैं। तो इसमें हमको टैक्स नहीं देना है। कैसा 10,000 महीना देंगे और 18% टैक्स देंगे, ऐसा है नहीं है। क्या करेंगे, यहाँ पर नो कर देंगे। जैसे ही आएगा नो करके निकल जाएंगे। क्लियर। अभी नो करके, जहाँ नहीं लग रहा है जब तक हम बोलेंगे नहीं, अभी सिर्फ ऑन करने सिखा। अगर वो परेशान करेगा फिर जा करके F11 करेंगे, स्टेचुरी में जाएंगे और वैल्यू एडेड टैक्स को नो कर देंगे। क्लियर है। कितना पैसा दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं। किससे दिए, अब देखिए यहाँ पर कॉस्ट सेंटर, यस है। बैक करेंगे, यहाँ पर आएंगे तो कॉस्ट सेंटर को नो कर देंगे ये, ठीक है। कॉस्ट सेंटर को नो कर देंगे, क्योंकि कॉस्ट सेंटर का इसमें हमको ज़रूरत, ठीक है। कैसे गए वहाँ पर, कंट्रोल इंटर से गए। अगर आपको कोई ऑप्शन एक्स्ट्रा निकल रहा है उसको ऑफ करना है तो पीछे जा कर के जो ऑप्शन खुला है उसको नो कर देंगे।
यहाँ पर आए, किससे पेड कर रहे हैं? HDFC से। HDFC दिए, यहाँ पर लिख भी देते हैं। अगर ये छूट भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं, नरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब प्रोफेशनल करेंगे तब आपको ध्यान रखना है, खास करके कॉमर्स वाले स्टूडेंट है। बीइंग शॉप रेंट, पेड, एंटर किए, निकल गए। चलिए ये वाला एंट्री समझ में आ गया। हम चाह रहे थे कि इस तरह का एंट्री, ठीक है ना, आपको अपने से करना चाहिए। चलिए, ही परचेज्ड सम ऑफिस स्टेशनरी, हो सकता है कुछ सामान, कॉपी किताब कुछ भी घट गया हो, डायरी वगैरह लेने की ज़रूरत पड़ गई। ऑफिस स्टेशनरी ऑन क्रेडिट ₹1500। किससे ऑफिस स्टेशनरी लेता था? ऑफिस स्टेशनरी। अब ये ध्यान रखना है कि वो किससे ले रहा है, क्योंकि उधार ले रहा है तो पहले दुकान उसको पता होना चाहिए कि किस दुकान से ऑफिस स्टेशनरी परचेज किया है। यही है क्या? ऑफिस स्टेशनरी, विद्या स्टेशनरी से, ठीक है, तो विद्या स्टेशनरी से परचेज करता है। फ्रॉम विद्या स्टेशनरी ऑन क्या है, बना दें ये भी कि बन जाएगा? ये उधार खरीद रहा है तो किस में जाएगा? F2, 2 तारीख। कौन सा वाउचर लगेगा? जर्नल के लिए कमांड क्या है? F7। पहले DR हो रहा है। DR क्या हो रहा है? स्टेशनरी वाला कुछ बना हुआ है, स्टेशनरी का पहले से कुछ बना हुआ होना चाहिए। ऑफिस स्टेशनरी देखिए बना हुआ है ना, ये ऑफिस स्टेशनरी कितने का सामान परचेज किया है? 1500 रुपये का। और पैसा दिया नहीं है तो नीचे क्या होगा? पैसा नहीं देगा तो क्या होगा? जिसको हमको पैसा देना है उसका नाम आएगा। क्लियर हुआ? नीचे आए, यहाँ पर बीइंग ऑफिस स्टेशनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट, हो गया। ये दे दिया है कि कोई बीच में ज़रूरत पड़ गया तो आप वहाँ से ले सकते हैं, वो बाद में महीने में या 4 दिन 5 दिन के बाद उसका हिसाब किया जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले किसी के पास पैसा भी बाकी है पिछले महीने का, तो यहाँ से हम चलेंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जा कर के स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे। ये तो रोज़ देखना है कि आउटस्टैंडिंग कहाँ कहाँ है, पेबल भी है, कहीं किसी को देना भी है, अरे बहुत देना है। NIC कंप्यूटर इन्फोटेक को पहले देना है, लेकिन देंगे कब? जब पैसा किसी से लेंगे। तो पहले लेने वाला देख लेते हैं कि हमको किससे लेना है। रिसीवेबल में जाएंगे, देखिए ये तो बहुत 94,221 रुपया बाकी है। किससे? रमेश कंप्यूटर्स। तो सबसे पहले अब इसको तगादा मारते हैं कि हम हमको पेड करो। मेरा भी तगादा बीच में बैठा हुआ, नहीं आया होगा, आज आया है ठीक है। आगे पूरी तरह से संचालन आपका विधिवत हो रहा है, ठीक है। आपका इंस्टीट्यूट कुछ ही दिन में एक अलग मुकाम पर आने वाला है। टैली में आपने पढ़ाई किया, कॉलेज में भी आप पढ़ते होंगे, तो अभी तक किसी भी एंट्री में आप अटके हैं क्या? ठीक है। यहाँ पर जो है जिसके पास हमारा बाकी है उससे हम पैसा रिसीव कर रहे हैं, उसका हम बिल बना रहे हैं। ऑन 4,
ये डेट जरूरी नहीं है कि हम सीरियल ही रखेंगे, जिस दिन मेरा व्यवसाय होगा उसी दिन का डेट हम मेंशन करेंगे। ये ऐसा नहीं कि हम वहाँ पर 2 दिया है तो आप यहाँ 3 बना दीजिएगा इसको कि सर 2 तारीख के बाद 4 तारीख आप डाल दिए। हो सकता है 3 तारीख को मेरा कोई व्यापार नहीं हुआ हो, ठीक है ना, ये तो हो सकता है ना। इसलिए अब व्यापार करेंगे तो इसमें जीएसटी अप्लाई करेंगे तब हम सेल करेंगे। अब मेरे पास गोदाम में रखा हुआ है लेकिन अभी हम उसको सेल नहीं करने जा रहे हैं। तो ये जो है 4 तारीख को इसका पैसा हम रिसीव कर रहे हैं। क्या बनेगा, वाउचर में आते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में F2 किस में बनेगा, 4 तारीख दिए, किस में जाएगा, पैसा ले रहे हैं किस में आएगा, F6 रिसिप्ट, किससे ले रहे हैं, क्रेडिट जैसे आया किससे ले रहे हैं उसका नाम आएगा, किससे ले रहे हैं, रमेश कंप्यूटर से 94,221 रुपया, 94,221 रुपया। ये देखिए चूंकि ये बिल पहले का है यहाँ पर हम उस बिल को ला लेंगे। वो बिल आ गया, कैश से कितना दे रहा है, 35,000, कैश 35,000 दे रहा है। जो आपको अमाउंट दिख रहा है उसी को पहले फोकस करेंगे, नहीं तो जोड़ घटा गुना भाग करना पड़ेगा। 35,000 डाल रहा है, ऐसा नहीं कि 94,000 में पहले घटा लेता है कितना बचा तब बैंक ऊपर में डाल देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो जोड़ घटा गुना भाग करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे इसमें भी जोड़ घटा गुना भाग करना बहुत सरल है। कैसे सरल है ना, इसमें आपका कैलकुलेटर भी दिया हुआ है। ये देखिए कंट्रोल एन करेंगे और कंट्रोल एन से कैलकुलेटर खुल जाएगा। देखिए नीचे कैलकुलेटर आ गया, नीचे कैलकुलेटर आ गया। जैसे कि हम कुछ 94,000 में 35,000 घटाना है तो करेंगे। देखिए वहाँ टोटल 90,000, गलती हो गया, 3500 हो गया। 94,000 घटाओ, या जो भी आप डालेंगे वो इस तरह से इसको आप ठीक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो कंट्रोल एम से ही गायब हो जाएगा और कंट्रोल एन से कैलकुलेटर खुल जाएगा। तो एक नया चीज़ आपको ऑप्शन बता दिए, जरूरत पड़ा तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है ना। कभी कभी जीएसटी डालिएगा, चूँकि ये तो नॉर्मल वर्जन टैली की है तो कभी कभी जीएसटी ऑटोमेटिक नहीं लेगा, तो आपको डिस्काउंट या उसका जो भी परसेंटेज लेवल है वो आपको अपने से निकाल के उसमें डालना पड़ेगा। देखिए 59,221 रुपया जो है ये बैंक से ले रहा है। यहाँ पर लिख देंगे बीइंग ऑल ड्यूज क्लियर्ड बाय रमेश कंप्यूटर्स। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब आउटस्टैंडिंग दिखेगा क्या, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल में ख़त्म। अब क्या दिख रहा है, अब दिख रहा है कि आपको देना है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं। अब देने से पहले एक बार हम ट्रायल बैलेंस में जाएंगे। सबसे पहले क्यों जाएंगे ये अभी बताएंगे आपको। ट्रायल बैलेंस में गए, Alt F1 किए, F4 प्रेस किए, एंटर किए। यहाँ से जाएंगे, हमारे पास कैश और बैंक, ये हमेशा आप इस पर नज़र गरा के रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि कैश कितना है तो आपको ये बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सर हम गिन के बताते हैं गल्ला में, ठीक है ना। अब सारा ग्राहक है, अब वहाँ गड्डी सबको दिखा के गिनने लगिएगा क्या, आपको गल्ला देखने का ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ देखिए, वहाँ का हिसाब मिल जाएगा। अब वहाँ घटेगा बढ़ेगा तो आप दोषी होंगे, या कोई गल्ला से निकाल के चला गया, ठीक है ना। तो ये यहाँ से पूछेगा बार बार कि कितना अमाउंट है, 5,62,000 कैश इन हैंड है और 7,34,221 रुपया इनके खाते में है। तो पावरफुल है, कैश भी इनके पास पर्याप्त मात्रा में है और बैंक में भी पर्याप्त मात्रा में है। इसका मतलब है कि इसका बिजनेस अभी टॉप पर है ना। आप ऐसे जगह कार्य कर रहे हैं जिसका बिजनेस
दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ रही है, ठीक है ना। कितने से बिजनेस शुरू किया था? 8 लाख से, है ना। 7 लाख तो अब सिर्फ इनके पास बैंक में है और 5 लाख कैश भी है। सिर्फ लायबिलिटीज़ कहाँ है? लायबिलिटीज़ किसको बोलते हैं? जहाँ आपको पैसा देना पड़ता है ना। ये पैसा आपका ये घटेगा भी, ये घटेगा 2,23,548 रुपया ये घटेगा। किसको देना है? एनआईसी कंप्यूटर इन्फोटेक को देना है। और लेकिन आपके पास पावर भी है। ये देखिए स्टॉक में चलते हैं, आपके पास अभी जो है माल भी पड़ा हुआ है 179 पीस, इसको भी बेचेंगे तो पैसा आपको आएगा, मतलब दुकान भी खाली नहीं है। तो ये है व्यापार का रूप जो टैली जो है भली भांति आपको एंट्री के आधार पर ही हम पूरे बिजनेस को हम अपने एक जगह एकत्रित देख पा रहे हैं, ठीक है ना। यही करके हम जब किसी को देते हैं तो आपको यहाँ पर लाइक करता है। चलते हैं एक बार इसका बिल एक ठो और बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देते हैं SK एंटरप्राइजेज पेड all his dues to NIC Computer. NIC Computers है ना कि NIC Infotech है? NIC Computers था कि NIC Infotech है? अच्छा, इसको हम बाद में शुद्ध कर लेंगे, जब वहाँ आएगा तो अपने पता चल जाएगा, ठीक है। रुपी कंप्यूटर्स रुपीज़ 1 लाख 1 लाख बाय बैंक बाय कैश कर देते हैं, कैश एंड द रेस्ट बाय बैंक ऑन 5th। चलिए ये एंट्री कर लेते हैं। यहां पर गए, क्या करना है? पेड करना है। किस में जाएगा? पेमेंट वाउचर में। तारीख 5 तारीख। चलिए DR क्या हो रहा है? आपका पैसा जा रहा है सबसे पहले, है ना। तो DR कौन होगा? NIC कंप्यूटर इन्फोटेक नाम है इसका, NIC कंप्यूटर्स इन्फोटेक, ठीक है। तो ये इसका नाम जैसे डालेंगे पैसा वहाँ अपने दिखने लगेगा। तो सब पैसा क्लियर कर रहे हैं कि बाकी भी रख रहे हैं? सब क्लियर कर रहे हैं। तो आप बढ़िया से नज़र गड़ा के देखेंगे 2,23,548 2,23,548 देखिए अगेंस्ट आया, ये क्लियर हो रहा है। कैश कितना दे रहे हैं? 1 लाख रुपया दे रहे हैं। तो 1 लाख यहाँ डालेंगे और 1,23,000 जो बचा ये हम HDFC से पेड कर रहे हैं। बीइंग ऑल ड्यूज क्लियर टू NIC कंप्यूटर इन्फोटेक, ठीक है, पेड कर दिए। क्या अब बाकी बकाया दिखेगा? क्या बाकी बकाया? स्टेटमेंट आउटस्टैंडिंग ना यहाँ पर है और ना ही पेबल में है। तो यहाँ तक की एंट्री आप लोग बनाइए और कोशिश कीजिए कि बिना हेल्प लिए किसी से ही बनाएंगे। तो मात्र 4 ही हिसाब आज दिए हैं। तो आपका धन्यवाद है कि आप अभी तक बने हुए हैं। इसी तरह से बनाते रहिए।